जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटिक्स का 4th क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको कॉम्पिटिटिव क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हम लोग 3 पोल क्लास कर चुके हैं, जिसमें संविधान का परिचय, राजनीति शास्त्र का परिचय, प्रस्तावना, राज्य पुनर्गठन वगैरह सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शेड्यूल यानी कि अनुसूची और आर्टिकल यानी अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में शेड्यूल यानी कि अनुसूची की संख्या जो है, हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहला अनुसूची कहता है भारत राज्यों का संघ है। यानी कहने का मतलब है कि भारत जो है एक ऐसा अकेला देश नहीं है, बहुत सारे राज्यों को मिलकर के बना हुआ है। इसी बात की चर्चा इसमें की गई है। अब हम लोग बात करेंगे अनुसूची 2 का। तो अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है बाबू, उच्च अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है। उच्च अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है। तो उच्च अधिकारियों के वेतन भत्ते, वेतन एवं पेंशन भत्ते की चर्चा की गई है इसमें, जिसमें आपका बड़े बड़े अधिकारी हो गए। तीसरी अनुसूची की हम बात करें तो तीसरी अनुसूची में उच्च अधिकारियों के शपथ का उल्लेख मिलता है। उच्च अधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है। जो बड़े अधिकारी होंगे, प्रधानमंत्री वगैरह सब जो होंगे, उनकी चर्चा की गई है। मंत्रियों की शपथ का चर्चा किया गया है। जबकि चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में यह बात कही गई है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे संविधान में इस बात की चर्चा की गई है कि कौन से राज्य से कितना राज्यसभा के सीट जाएगी और कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कितने राज्यसभा की सीट जाएगी। इसी बात की चर्चा की गई है। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 4 में इस बात की चर्चा की गई है। आगे हम लोग अनुसूची 5 की चर्चा करें तो अनुसूची 5 में इस बात की चर्चा की गई है, या यह बात लिखा हुआ है कि इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई है। एसी एवं एसटी की चर्चा इसमें की गई है। एसी कास्ट एवं एसटी कास्ट के लिए विशेष प्रशासन व्यवस्था की बात कही गई है। आगे हम देखते हैं छठी अनुसूची क्या कहता है बाबू। तो छठवीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है बाबू? छठवीं अनुसूची कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में इन सभी राज्यों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से राज्यों में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में विशेष प्रशासन व्यवस्था की चर्चा की गई है। उसी प्रकार से हम लोग 7वीं अनुसूची की चर्चा करें तो इसमें क्या बात लिखा हुआ है? इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों की चर्चा की गई है, बंटवारा की गई है। इसी बात की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया इस अनुसूची में सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर यानी कि टैक्स की हम चर्चा करें, लगाने के लिए अधिकारों का उल्लेख मिलता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो टैक्स वसूल करते हैं, उनके ये अधिकार दिए गए हैं। उसी बात की चर्चा की गई है 7वीं अनुसूची में। और इसके साथ साथ ही इसके अंतर्गत इन सूचियों को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें
कौन कौन से सूची है? इसमें पहला सूची है जिसका नाम है संघ सूची। संघ सूची, अब संघ सूची की चर्चा की जाए, दूसरा होगा राज्य सूची और तीसरा हो जाएगा संवर्ती सूची। तो संघ सूची की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? संघ सूची में जो दिए गए हैं विषय, किसी भी विषय जो संघ सूची में होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होती है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इस बात की चर्चा की गई है इसमें कि मूल संविधान, जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय संघ सूची में विषय की संख्या 97 था, 97 था, लेकिन वर्तमान समय में यह बढ़ चुका है और बढ़ करके विषय की संख्या 100 हो गई है। विषय कहने का मतलब इसमें क्या क्या चीजों की वर्णन की गई है। संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषय की चर्चा की गई है, उस बात की भी हम चर्चा करेंगे हम लोग, क्या क्या है। तो इसमें विदेशी मामले आते हैं, यानी कि दूसरे देश से संबंधित जो भी मामला होगा वो केंद्र सरकार ही निपटा सकता है। देश की रक्षा की बात आ जाए तो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि संघ सूची में ही आएगा। युद्ध, युद्ध एवं युद्ध, यहां पर युद्ध एवं शांति की बात की जाए तो इसका भी उल्लेख संघ सूची में ही मिलती है। इसके साथ साथ रेलवे, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ बाबू इसमें नागरिकता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरिकता के बारे में भी उल्लेख किस सूची में मिलता है? तो वो संघ सूची में ही मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे, संघ सूची के बाद हम लोग राज्य सूची की चर्चा कर लेते हैं। राज्य सूची में क्या लिखा हुआ है? राज्य सूची में बाबू लिखा हुआ है कि इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है। इस पर जो कानून बना सकती है, इस पर जो कानून बना सकता है वो कौन बना सकता है? राज्य सरकार। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है राज्य सूची में। अब बात आता है कि राज्य सूची में, मूल संविधान में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितना था? तो इसमें पहले जो था विषय की संख्या वो 66 था, लेकिन वर्तमान समय में यह संख्या घट गया है, 5 घट करके यह भी वर्तमान समय में राज्य सूची में विषय की संख्या मात्र 61 रह गया है। और बात करें हम राज्य सूची में जो मुख्य विषय जो है इसकी हम चर्चा करें तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पुलिस आता है, जेल आता है, स्थानीय निकाय आता है, कृषि आती है, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, जो आपका बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो वो राज्य सूची का है। जबकि सैनिक की बात करेगा तो वो संघ सूची में चला जाएगा। पुलिस और रेलवे पुलिस की चर्चा करेगा तो वो आ जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। अब हम लोग समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में इस पर जो विषय, इस समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। दोनों मिलकर के, दोनों सहमति से अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन एक चीज और जान जाइए, केंद्र और राज्य के बीच में जब कानून बनता है तो अगर यदि वही कानून राज्य सरकार बनाती है और वही कानून केंद्र सरकार बनाती है तो केंद्र सरकार की बात का वैल्यू ज्यादा होगा, उसकी मान ज्यादा होती है। और हम बात करें इसमें विषय की संख्या, तो संविधान जब लिखा जा रहा था, तो प्रारंभ में संविधान जब लिखा जा रहा था तो राज्य सूची में, समवर्ती सूची में विषय की संख्या 47 थी, लेकिन वर्तमान समय में 5 बढ़ चुका है और अभी वर्तमान समय में इसकी विषय की संख्या 52 हो चुका है। अब हम लोग बात करें समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो समवर्ती सूची में आता है आपका दीवानी मामला आ गया, मतलब कि
चोरी वगैरह ये सब फौजीदारी मामला क्रिमिनल वाला हो गया। और विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, समाचार पत्र, श्रम, श्रम यानी कि मजदूर, वन, शिक्षा, वन या परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन भी आपका समवर्ती सूची का ही विषय है। तो दोस्तों हम लोग समझे संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार केंद्र सरकार को है, जबकि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। हम बात करें बाबू इसकी, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का। इसमें संघ सूची ये दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें टेलीविजन भी आएगा, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना इसमें आता है, तो इसमें जनगणना भी जोड़ लीजिएगा। इसमें जनगणना, टेलीविजन, नागरिकता वगैरह आता है, नागरिकता आता है, जनगणना और नागरिकता बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है। अब हम लोग बात करते हैं, तीनों सूची खत्म हो गया, संघ सूची, राज्य सूची भी हो गया, ये देखिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, 7 अनुसूची तक के पढ़ लिए थे, अब हम लोग 8वीं अनुसूची पर चर्चा करते हैं। 8वीं अनुसूची की हम बात करें तो इसमें 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की चर्चा की गई है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। हमारे संविधान में प्रारंभ में सिर्फ कितने भाषा थे, तो प्रारंभ में 14 भाषा था, 14 भाषा था, लेकिन समय समय पर यह बढ़ते गया, जैसे इसमें कहा गया है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, तो 14 1 15 हो गया सिंधी भाषा जो हुआ। तो सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ दिया गया, तो अब भाषाओं की संख्या 15 हो गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ दिया गया, तो 15 और 3 18 हो गया। उसी प्रकार से 92वां संविधान संशोधन आया 2003 में, जिसके तहत मैथिली, संथाली और डोगरी बोडो भाषा को जोड़ दिया गया, तो 18 और 4 22 हो गया। इसीलिए अभी वर्तमान समय में हमारे अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। हमारे संविधान में जो 22 भाषा है वो कौन से सूची में इसका वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची की बात करें, देखिए हम बात करें अनुसूची की, तो प्रारंभ में कुल टोटल 8 ही अनुसूची था, लेकिन समय समय पर अनुसूची भी जोड़ा गया और जोड़ करके इसे 12 कर दिया गया। तो प्रारंभ में 8 ही अनुसूची था, लेकिन 9वां अनुसूची कब जुटा, 9वां अनुसूची ये वीवीआई है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ दिया गया 9वीं अनुसूची को, जिसमें विषय क्या था, जिसमें पढ़ना क्या है, भूमि विस्तार के बारे में पढ़ना था, भूमि सुधार के बारे में पढ़ना था। तो 9वीं अनुसूची जो है इसे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। इसमें विषय क्या है, भूमि सुधार है। इसी अनुसूची में विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह बात की चर्चा की गई है कि विषयों को जो इन अनुसूची में जो सम्मिलित विषय हैं, इन पर न्यायालय में इसकी चुनौती मतलब केस इस पर नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अनुसूची में 284 अधिनियम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची की हम बात करें तो 10वीं अनुसूची जो अपना हुआ, यह 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया।
इसमें विषय दल बदल कानून। इसमें विषय क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टी के व्यक्ति एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी ज्वाइन कर ले, फिर दूसरे पार्टी को छोड़ करके वापस उसी पार्टी में आ जाए, और फिर सरकार चेंज हो जाता है, फिर से पुनः उसी में वापस आ जाए, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? दल बदल कहा जाता है। दल को बार बार बदलना। अब पहले ऐसे होता था, 1985 ईस्वी से पहले होता था कि बार बार दल बदल करते रहता था, लेकिन ये कानून जब से आया है तब से ये बात कही गई है, अगर यदि कोई ऐसा मंत्री या कोई विधायक या कोई एमपी बार बार अपने दल को बदल बदल करके कभी उस दल में कभी उस दल में शामिल होते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार दिया गया है। किसे? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को दिया गया है कि इसको कर सकता है। विधायक को विधानसभा के अध्यक्ष रद्द करेंगे, दल बदल करेंगे तो उनको करने का अधिकार है। जो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत एक कानून बना जो वर्तमान समय में लागू है। बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची की चर्चा जो की गई है या इसे जो जोड़ा गया है, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इन्हें जोड़ा गया था। इससे पहले ये नहीं जोड़े हुए थे। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जोड़ा गया है। इसमें क्या था? इसमें विषय जो है पंचायती राज कानून है। इसमें जो विषय बनाया गया, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ी गई है, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था जुड़ा हुआ है। इसमें जो विषय है पंचायती राज व्यवस्था में काम करने के लिए कितने विषय पर चर्चा की गई है, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय की चर्चा की गई है। उसी प्रकार से 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे शामिल किया गया। और इसमें जो विषय है वो क्या है? नगर पालिका, यानी कि इसमें नगर निगम की चर्चा की गई है, नगर निगम को इसमें शामिल किया गया। और इसमें जो विषय की संख्या है वो 18 निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से हम लोग 12 अनुसूची की चर्चा किए हैं। आज हम लोग 12 अनुसूची को पढ़ने के बाद अब हम लोग आर्टिकल की तरफ चलेंगे, अनुच्छेद की तरफ चलेंगे। देखिए, हम लोग अनुच्छेद की चर्चा करें बाबू, तो हमारे संविधान में कुल टोटल 395 अनुच्छेद हैं। मुख्य रूप से मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि किया गया और वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद से ज्यादा हो चुकी है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे, हम लोग संविधान में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार से। लेकिन वर्तमान समय में जो शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद शुरू करने से पहले हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद जो शुरू हो रहा है ये कौन से भाग से शुरू होगा, क्योंकि हम लोग हमारे संविधान में कितने भाग वर्तमान समय में है, तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, ठीक है, 22 भाषा, इसकी हम चर्चा की है। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुसूची 12 को पढ़ लिए हैं, 22 भाषाओं की चर्चा भी हो चुकी है, जबकि हम लोग भाग नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक के पढ़ना है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के पढ़ना है। सब पहला सवाल यही क्वेश्चन आता है कि भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक पढ़ना है या कहां से कहां तक उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इस बात की चर्चा की गई है। तो भाग 1 में विषय क्या है, पढ़ना क्या है, किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो भाग 1 में जो विषय है वो संघ
एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। संघ मतलब केंद्र सरकार, राज्य क्षेत्र मतलब राज्य सरकार, यानी कि भाग 1 में केंद्र सरकार के बारे में भी पढ़ना है और राज्य सरकार के बारे में भी पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, पहला अनुच्छेद की हम चर्चा करें तो इसमें भी जो अनुसूची में पहला लिखा हुआ था वही बात अनुच्छेद 1 में भी लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, अनुच्छेद दूसरा कहता है नए राज्यों के गठन या प्रवेश का उल्लेख किया गया है। नए राज्य का जो निर्माण किया जाएगा, जैसे बिहार से एक नए राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम है झारखंड, तो वो निर्माण करना या गठन करना, नए राज्यों का गठन करना, ये कहलाता है, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 2 में है। लेकिन प्रवेश की हम चर्चा करें, प्रवेश जैसे 36वां, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब सिक्किम पहले भारतीय राज्य देश में नहीं था, भारत में वो नहीं था, लेकिन उसे प्रवेश कराया गया। 35वां संविधान संशोधन 1975 में उन्हें सिर्फ शामिल किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से भारत की दर्जा उसको कब दे दिया गया, 36वां संविधान संशोधन। तो दूसरे देश के भी राज्यों को भारत में प्रवेश कराने की अनुमति की जाती है, या प्रवेश कराने का जो उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 2 में मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 3 का, तो अनुच्छेद 3 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ इस बात की चर्चा इसमें की गई है कि नए राज्यों के नाम, सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार जो दिया गया है, इसका उल्लेख भी मिलता है 3 में ही मिलता है। नए राज्यों के नाम, सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है, वो 3 में ही मिलता है। जबकि अनुसूची 4 में क्या मिलता है, अनुच्छेद 4 में क्या मिलता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के में जो भी गड़बड़ी होगा उसे राष्ट्रपति, यानी कि नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन जब होगी या फिर प्रवेश करवाने की अनुमति होगी, तो इसे राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहले ही ये अनुमति लिया जा चुका है। यानी कह सकते हैं कि संविधान संशोधन 368 से इसको बाहर रखा गया है। कौन से अनुच्छेद को, तो 4 को। आगे हम लोग चर्चा करेंगे भाग 2 को। भाग 1 खत्म हो चुका है, भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे। भाग 2 में दोस्तों पढ़ना है अनुच्छेद 5 से 11 तक के। अब यह देखना है कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक के पढ़ना है, तो इसमें विषय क्या है, इसमें विषय क्या है। इसमें विषय की बात करें तो इसमें विषय हम लोग के आता है वो है नागरिकता। नागरिकता का है, यानी कि नागरिकता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि नागरिकता या नागरिक किसको कहते हैं। हम लोग कहाँ के नागरिकता लिए हुए हैं, तो इंडियन है, भारत की नागरिकता लिए हुए हैं। अब इस बात का प्रूफ कैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ अपने देश में हम कोई भी सरकारी फॉर्म भर सकते हैं। पंचायत का चुनाव, राज्य का, स्टेट का चुनाव, देश का चुनाव के लिए लोकसभा की सीट जब उम्र यानी योग्यता हो जाएगी तो हम लड़ने का हमें अधिकार दिया जाए, तो हम समझते हैं कि वह हमारी नागरिकता है। जैसे दूसरे देश के भी लोग भी आके भारत में नागरिकता ग्रहण करके वो चुनाव, जब भारत की नागरिकता मिल जाएगा तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि स्वतंत्रता के समय जो नागरिकता का प्रावधान किया गया था, यानी कि 1947 की बात हो रही है। 1947 ईस्वी में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया था, उस समय जो उल्लेख की गई थी, उसी बात की चर्चा इसमें की गई है। स्वतंत्रता के समय नागरिकों का जो प्रावधान मिल रहा था कि नागरिकता मिल जाएगा भारत की, इस बात की चर्चा की गई है। इसका अभी वर्तमान समय में कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, कहता है पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। उसी समय की यह भी बात है, आज की बात नहीं है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के अगर यदि भारत में आकर के रहना चाहता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो इतना आसानी से थोड़ी मिल जाएगा, नहीं दिया जाता है उसे नागरिकता, बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, उसे बहुत कठिनाई करना पड़ेगा, 10 साल रहना पड़ेगा,
तब उसे नागरिकता दिया जाएगा। ऐसे लिखा है कि सीधे पाकिस्तान से कोई आ रहा है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। इस समय की नहीं है बाबू, यह है उस समय जब स्वतंत्रता हो रहा था, स्वतंत्र भारत हो रहा था, 1950 ईस्वी से पहले की बात है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से जाकर के कोई व्यक्ति पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त करता है और उसे पाकिस्तान की नागरिकता ठीक नहीं लगता या पाकिस्तान के रहन सहन ठीक नहीं लगता है तो वह पुनः भारत में आकर के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह भी उसी समय की चर्चा की गई है, यह भी बात उसी समय की चर्चा, इसका कोई मतलब अभी नहीं है। अभी समय में इंपॉर्टेंट क्या है? अप्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 8 में है। अप्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह है आपका 8वां में मिलता है। अब हम लोग बात करें अप्रवासी किसको कहते हैं। अप्रवासी व्यक्ति वैसे व्यक्ति जो भारत के व्यक्ति हैं लेकिन कोई व्यापार करने के उद्देश्य से, कोई नौकरी करने के उद्देश्य से दूसरे देश में रह रहे हैं और बहुत दिनों के बाद वो वापस लौटते हैं, तो उन व्यक्तियों की भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसी बात की चर्चा की गई है, उसे अप्रवासी भारतीयों की बात कहा जाता है। उसे अप्रवासी मतलब कि भारत के तो हैं लेकिन वर्तमान समय में वो भारत में नहीं रह रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 8 में की गई है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, कोई भी भारत के व्यक्ति अगर ये दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर यदि हम लोग में से कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। इस बात की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 9 में है। जैसे आप विजय माल्या की चर्चा करें तो विजय माल्या इंग्लैंड की नागरिकता ले लिए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता रद्द कर दिया गया है और इस साथ ही साथ उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया गया है, बैंकक्रप्ट के घोषित किया गया है, जिसको दिवालिया हम लोग कहते हैं, दिवालिया घोषित किया। अनुच्छेद 10 की हम चर्चा करें। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार। नागरिकता हमारी नागरिकता यानी कोई भी जो भारत के व्यक्ति है उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये दो व्यक्तियों के पास है, चाहे राष्ट्रपति या भारत सरकार कहिए। तो भारत सरकार में अगर ये भारत सरकार दे ले ऑप्शन तो ठीक है, और भारत सरकार ऑप्शन नहीं दे ले है तो गृह मंत्री इसका ज्यादा सटीक आंसर होगा। तो भारत में किसी भी व्यक्ति को जो संविधान के विरुद्ध काम करेगा उसकी नागरिकता रद्द करने का अधिकार है तो किसको है? वो राष्ट्रपति के है और भारत के गृह मंत्री यानी भारत सरकार को है। एक चीज और बाबू, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता में परिवर्तन करने का अधिकार, नागरिकता चेंज करने का अधिकार। आप यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं या दूसरे देश के नागरिक को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये नागरिकता में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ किसी को है तो वो किसको है? संसद को है। नागरिकता में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है, जिस बात की चर्चा अनुच्छेद 11 में है। जबकि नागरिकता को रद्द करने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार यानी गृह मंत्री को है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 10 में है। जबकि भारत की नागरिकता, भारत के व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 9 में है। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या है? दूसरे देश की नागरिकता आप प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। जबकि 10 कहता है कि आपकी नागरिकता यानी भारत की नागरिकता आपको रद्द कर दिया जाएगा। काहे? और करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति या भारत सरकार या गृह मंत्री को है। नागरिकता में परिवर्तन करने का अधिकार किसी को है तो वो किसका है? संसद को है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 11 में है। अप्रवासी कोई भी भारत के व्यक्ति पहले रह चुके हैं और भारत के ही वो हैं और बड़ी दिन से भारत में नहीं रह रहे हैं लेकिन भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसे नागरिकता मिलेगा। वैसे व्यक्तियों को अप्रवासी कहा जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 8 में की गई है। अब हम लोग सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की चर्चा करें तो हमारे संविधान में जो नागरिकता की चर्चा की गई है बाबू,
कि भारत के जो संविधान में जो नागरिकता होगी, वो भारत के संविधान में जो नागरिकता है वो किस तरह के नागरिकता का चर्चा किया गया है। भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, यानी कि भारत के जो लोग हैं किसी एक ही जगह के नागरिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट के भी आप नागरिक रहिएगा और देश के भी नागरिकता लेना पड़ेगा, दो दो जगह आपको नागरिकता नहीं लेना पड़ेगा। आप भारत की नागरिकता ले लिए तो देश के राज्य की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भारत की नागरिकता कैसी है, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। पहले 2019 से पहले तक के जम्मू कश्मीर की नागरिकता दोहरी नागरिकता के अंतर्गत आता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर के भी नागरिकता लेना पड़ता था और भारत के भी नागरिकता लेना पड़ता था। तो उस समय अपवाद में जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य था जिसे जहां दोहरी नागरिकता का व्यवस्था किया गया था। लेकिन वो जब केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया तो वो नागरिकता खत्म हो गई। अब भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दोहरी नागरिकता की चर्चा नहीं की गई है। और ये भारत की नागरिकता जो एकल नागरिकता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। अब क्वेश्चन आता है बाबू कि भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, तो भारत की नागरिकता यानी कहां किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये लिया गया है ब्रिटेन या इंग्लैंड से। भारत की नागरिकता की बात करें तो भारत की नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित है, तो भारत की जो नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है और इसी के आधार पर समय समय पर इसमें संशोधन किया जा चुका है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में ये क्वेश्चन पूछता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। जो अंतिम बार संशोधन हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंतिम बार संशोधन कब हुआ था, तो 2019 ईस्वी में नागरिकता में संशोधन हुआ था। एनआरसी वगैरह सब आया था 2019 ईस्वी में, उसी बात की चर्चा की गई है। अब बात आता है बाबू कि जो भारत की जो नागरिकता है वो कितने प्रकार से दिया जा सकता है और कितने प्रकार से रद्द हो सकता है। क्या भारत के लोग कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहेंगे तो उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक, कोई भी व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक देश से बाहर रहता है, भारत से बाहर रहता है, तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यह भारत के संविधान में लिखा गया है। और हम बात करें कि नागरिकता के बारे में सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, नागरिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो नागरिकता के बारे में सर्वप्रथम हमें जानकारी दिया था जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु नागरिकता को सबसे पहले परिभाषित किसने पूरे विश्व भर में किया था, तो अरस्तु था। जबकि नागरिकता कितने वर्षों तक के लगातार आप भारत से बाहर रहिएगा तो रद्द कर दिया जाएगा, 7 वर्षों तक के। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो 6 बार। अंतिम बार कब हुआ था, 2019 ईस्वी में। अब हम बात करें कि भारत में जो नागरिकता है वो भारत में नागरिकता कितने प्रकार से दिया जाता है और कितने प्रकार से भारत की नागरिकता को रद्द किया जाता है। तो भारत की नागरिकता जो है बाबू, भारत की जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से दिया जाता है। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से दिया जाता है जिसकी चर्चा की गई है। देखिए, पहला जो है जन्म के आधार पर है। पहला क्या है, जन्म के आधार पर। पहला हम बात करें, पहला जो है वो क्या है, जन्म के आधार पर। किसी भी बच्चा का जन्म भारतीय सीमा के अंदर में हुआ है, भारतीय सीमा के अंदर में किसी बच्चा का जन्म हुआ तो उसे भारत की नागरिकता तो प्राप्त हो जाएगी यदि उसके माता या पिता में से माता पिता भारत के नागरिक हो। तो उसे कोई भी बच्चा जिनका जन्म भारतीय सीमा के अंदर में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है, भारत की नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन उनके माता पिता कहां के होंगे, भारत के होंगे। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के हम लोग सब हैं कि हम लोग का जब जन्म हुआ है तो भारत में ही जन्म हुआ, भारतीय सीमा के अंदर में हुआ, और हमारे माता और पिता दोनों भारत के ही हैं।
तो हमें जन्म से ही भारत की नागरिकता मिला हुआ है, हमें भारत सरकार से नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे बड़ा उदाहरण इसका है जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता का। ठीक है, दूसरी नागरिकता की हम बात करें कि दूसरा नागरिकता किस प्रकार से दिया जाता है, तो वंशानुगत, यानी कि भारत में कोई जो बच्चा है, कोई विदेशी बच्चे, किसी भारतीय व्यक्ति का जो बच्चा है वो विदेश में जन्म ले लेता है, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के निवासी हो, उनके माता एवं पिता में से कोई एक भी भारत के निवासी होगा तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। वैसे बच्चा जिनका जन्म विदेश में हुआ हो लेकिन उनके माता या पिता में से कोई एक भी भारत के नागरिक हो तो वैसे बच्चा को भारत की नागरिकता दी जाएगी। वैसे बच्चा को भारत की नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा, वंशानुगत के आधार पर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करें पंजीकरण। तीसरा जो नागरिकता प्राप्त करने का जो ये है वो पंजीकरण है। यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करता है या भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से विवाह करते हैं, किसी विदेशी महिला से विवाह करते हैं तो उस महिला या पुरुष को भारत में कम से कम 5 वर्षों तक, 5 वर्षों नहीं अब बढ़ा दिया गया इसे, कम से कम 7 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। कम से कम उसे 7 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, तब ही उसे नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता पंजीकरण जो है, कोई भी प्रेमी प्रेमिका जोड़ा जो भारतीय हैं और विदेशी महिला से शादी किए हैं या विदेशी महिला कोई भारतीय पुरुष से शादी किया है तो उसे नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसे लगभग 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा, तब उसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग चौथी नागरिकता की बात करें, देशीकरण। यदि भारत यदि कोई विदेशी जो व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए उसे 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा। कोई विदेशी महिला या पुरुष भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, इसके लिए उसे 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा। आगे बात करते हैं पांचवा नागरिकता। 5 प्रकार का जो नागरिकता दिया जाता है वो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है भूमि विस्तार। यदि भारत किसी नए भूभाग पर अधिकार कर लेता है, मतलब किसी दूसरे देश के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे और भारत की नागरिकता उसे भारत सरकार दे देगा। जैसे कहने का मतलब पीओके जो है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यह भी पाकिस्तान कहता है कि हमारा है और वो अभी अधिकार किए हुए है। जैसे ही भारत इस पर अधिकार कर लेता है तो वहां पर निवास करने वाले जितने सारे भी व्यक्ति हैं या बच्चे हैं वो सब भारत के नागरिक हो जाएंगे, उन्हें नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है, स्वतः भारत सरकार उसे नागरिकता दे देगा। वैसे जो भूमि विस्तार से नागरिकता मिलती है उसे भूमि विस्तार कहा जाता है। हम बात करें नागरिकता रद्द कैसे होता है। नागरिकता जो रद्द करने का अधिकार दिया गया है वो नागरिकता आपकी 3 प्रकार से रद्द कर दी जाएगी। आपकी नागरिकता 3 प्रकार से रद्द किया जाता है। आपकी जो नागरिकता है वो 3 प्रकार से रद्द किया जाता है। पहला क्या है, पहला हम बात करें
पहला जो नागरिकता है वो रद्द करने का है, वो है अपने इच्छा से, अपने इच्छा से त्याग पत्र देकर के आप हट जाइए, जो यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, दूसरे देश की आप नागरिकता प्राप्त करिएगा, दूसरे देश की, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो भी आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तीसरी बात करें, संविधान के विरुद्ध या देश के विरुद्ध काम करने पर, संविधान, संविधान या देश के विरुद्ध काम करने पर, संविधान या देश के विरुद्ध काम करने पर आपकी नागरिकता रद्द हो सकता है। तो आपकी नागरिकता 5 प्रकार से दिया जाता है, जबकि 3 प्रकार से रद्द भी होते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं, नागरिकता रद्द हो गया 3 प्रकार से। अब हम लोग चर्चा करेंगे भाग 3 की, चर्चा करते हैं। भाग 3 में क्या है, भाग 3 कहता है, इसमें विषय कहां है, भाग 3 है जो अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक के, इस बात की चर्चा की गई है। भाग 3 में जो अनुच्छेद होगा वो कहां से कहां तक के, 12 से 35 तक के चर्चा की गई है। भाग 3 में विषय क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब सबसे पहले बात आता है अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा की चर्चा की गई है। राज्य की परिभाषा कहने का मतलब ये हुआ, राज्य किसे कहा जाता है, तो राज्य उसे कहा जाता है जिसकी अपनी क्षेत्रफल तो होती है, जनसंख्या होता है, लेकिन अपना प्रभुत्व नहीं होता, यानी कि वह किसी के अंदर होता है। इसी बात की चर्चा की गई है, कौन से अनुच्छेद में, 12 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकार को समाप्त करने के लिए कोई कानून बनाता है तो न्यायालय उस कानून को शून्य घोषित कर देगा, यानी कि किसी भी हाल में मौलिक अधिकार रद्द नहीं हो सकता है। इस बात की चर्चा की गई है अनुच्छेद 13 में। हाँ, ये हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मौलिक अधिकार रद्द नहीं होता है, तो मौलिक अधिकार में क्या परिवर्तन हो सकता है, मौलिक अधिकार में बदलाव हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल बदलाव हो सकता है, मौलिक अधिकार में बदलाव हो सकता है और हुआ भी है। मौलिक अधिकार, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें हटाया भी गया है, जैसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को हटाया गया है, जैसे बदला गया उसे। मौलिक अधिकार जिसमें संपत्ति के अधिकार जो था उसे हटा दिया गया है और संशोधन करके उसे कानूनन अधिकार बना दिया गया है। इसी प्रकार से बाबू हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो वो संसद को है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया, संसद को है। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार सिर्फ किसको दिया गया, तो वो राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति को ही मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। और बात करें, मौलिक अधिकार में परिवर्तन हो गया, निलंबन हो गया। अब बात करें मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार की संख्या
मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान समय में 6 है। पहले कितना था? 7 था, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, इस बात की चर्चा की गई है कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक के। तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से पहला जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक के है। ये कौन सा अधिकार है? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता, समता या समानता का अधिकार की हम बात करें, जिसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? 14 से 18 तक के मिलता है। जबकि दूसरा जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक के है। ये कौन सा? स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो हो गया वो अनुच्छेद 19 से 22 तक के है। तीसरा की हम बात करें तो तीसरा जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक के, अनुच्छेद 23 से 24 तक के है। ये कौन सा अधिकार है? तो ये शोषण से संबंधित, शोषण से संबंधित अधिकार 23 और 24 में बात की चर्चा की गई है। जबकि चौथा क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 तक के, अनुच्छेद 25 से 28 तक के धर्म से संबंधित अधिकार, धर्म से संबंधित अधिकार है। जबकि पांचवा क्या है? अनुच्छेद 29 से 30 तक के भाषा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, भाषा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार इसमें है। जबकि छठा की हम बात करें तो छठा जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 से 35 तक के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है। तो इसमें कौन से, तो हम लोग चर्चा कर लिए कि मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितना है, तो ये 6 है, जो इस प्रकार है। पहला जो 14 से 18 तक के है, 14 से 18 तक के, इसकी जो चर्चा की गई है वो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक के समता एवं समानता के अधिकार की चर्चा की गई है। दूसरी हम बात करें अनुच्छेद 19 से 22 तक के स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। जबकि तीसरा मौलिक अधिकार की हम बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 तक के जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ। चौथा है अनुच्छेद 25 से 28 तक के जो धर्म से संबंधित अधिकार हुआ। जबकि पांचवा जो है 29 और 30 में है, जो भाषा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार की चर्चा की गई है। जबकि अनुच्छेद 32 से 35 तक के, इसे कभी कभी 32 तक ही लिखता है, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे थे? अनुच्छेद 13 तक के पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 14 की हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के 14 जो है विधि के समझ संरक्षण का अधिकार 14 का में चर्चा की गई है। जबकि 14 में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो समता या समानता के अधिकार, समता या समानता के अधिकार की चर्चा की गई है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। जबकि 14 का क्या कहता है? 14 का कहता है विधि के समक्ष मतलब कानून के सामने समानता यानी बराबरी का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। विधि के समक्ष समानता का अधिकार
ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, ये गलत है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। 14 ख की हम बात करें तो 14 ख में क्या कहा, विधि के समझ संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाव की बात की जाए, मतलब कानून के अनुसार से सबको बचाने की जो बात कही गई है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो इसमें राज्य, धर्म, जन्म, जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बात की चर्चा की गई है। कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में। एक चीज हम लोग जानते हैं कि अपवाद में एक चीजें है, वो राज्य है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर अभी भी भेदभाव करता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन एवं सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको नौकरी दिया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को नहीं दिया जाएगा, एससी को नहीं दिया जाएगा, एसटी को नहीं दिया जाएगा, नहीं, किसी को भी लोक नियोजन एवं सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको बराबर नौकरी का दर्जा है, सबको नौकरी मिलने की क्षमता है, सबको नौकरी देने की सरकार ये अनाउंसमेंट की है, जिसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, 16 में है। इसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की चर्चा की गई है, जिसपे पूरी तरीका से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले हमारे यहाँ छुआछूत एक प्रथा थी जिसे समाप्त किया गया, छुआछूत की प्रथा को, जिसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, 17 में। और ये छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने में सबसे अहम भूमिका जो हमारे निभाए थे वो गांधी जी निभाए थे, इसीलिए अनुच्छेद 17 को गांधी जी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ। अनुच्छेद 18 कहता है कि इसमें उपाधियों की चर्चा जो की गई है, वो उपाधियों की चर्चा, उपाधि जितने भी होंगे वो सब उपाधियों की चर्चा कही गई है कि सभी उपाधियों का क्या होगा, समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन दो क्षेत्र में उपाधि दिया जाएगा, 2 या 3 क्षेत्रों में उपाधि दी जाती है। पहला क्या है, उपाधि जो है खत्म कर दी गई है, लेकिन सिर्फ शिक्षा और सैनिक के साथ साथ पुलिस में भी आप कर सकते हैं, एवं पुलिस में भी शिक्षा और सैनिक एवं पुलिस के क्षेत्र में या पुलिसों को उपाधि दिया जाएगा। सभी क्षेत्रों में उपाधि बंद कर दी गई है, लेकिन उपाधि 3 क्षेत्रों में दी जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में, सैनिक के क्षेत्र में, या सैनिक या पुलिस को भी उपाधि दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि दिया जाएगा, अगर यदि वो विदेश से आता है, उपाधि मिलता है, तो उसे किससे स्वीकार करवाना होगा, तो राष्ट्रपति अगर स्वीकार करते हैं तो आप उपाधि ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति स्वीकार नहीं बात को करते हैं तो आपको उपाधि लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अपने संविधान में उपाधियों के अंत की चर्चा की गई है। उपाधि खत्म हो चुका है अनुच्छेद 18 में, लेकिन 3 क्षेत्रों में दी जाएगी, शिक्षा, सैनिक और पुलिस के क्षेत्रों में दिया जाएगा। इसी अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, महावीर चक्र, परमवीर चक्र इत्यादि दिए जाते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करें तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 19 से 22 तक के जो है। इसमें अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है, इसकी बात की हम चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 यही कहता है, 19 का क्या कहता है, ऐसे संविधान 19 कहता है कि ये हमारा जो 19 जो है वो संविधान का रीढ़ है। अनुच्छेद 19 को ही संविधान का आत्मा किसने कहा था, पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने अनुच्छेद 19 को संविधान का आत्मा कहा था, संविधान का आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा पंडित नेहरू ने कौन से अनुच्छेद को कहा था, तो अनुच्छेद 19 को, जबकि संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे थे।
दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनुच्छेद 19 को ही भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है। हम बात करें अनुच्छेद 19 ए की, तो अनुच्छेद 19 में ए में क्या लिखा हुआ है बाबू? अनुच्छेद 19 में यह बात की चर्चा की गई है, कोई भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता का अधिकार है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 ए में की गई है। इसे कहीं कहीं वाक एवं अभिव्यक्ति भी लिखता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 19 ए में मिलती है। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से सबको समझ लेते हैं। बी से क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 19 बी में पढ़ना है, बिना हथियार के हम लोग एकत्रित होकर के सभा करने का अधिकार हम लोगों को है। बी से क्या है? बिना हथियार के हम लोग एकत्रित होकर के कोई सभा या करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सी से क्या कहा? 19 सी यानी कि संघ बनाने का अधिकार हम लोग को है, यानी कि यूनिटी बनाने का अधिकार हम लोग को दिया गया है अनुच्छेद 19 सी में। डी क्या कहता है? अनुच्छेद 19 डी कहता है, डी से देश हो गया, तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। हम लोग किसी भी राज्य में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19 डी के तहत आता है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 19 ई में क्या लिखल है? तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने के साथ साथ निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता की चर्चा, निवास एवं बसने की स्वतंत्रता की बात कही गई है अनुच्छेद 19 ई में। एफ यहां पर था, एफ में वही संपत्ति के अधिकार था, वो खत्म कर किया गया है, जिसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अनुच्छेद 19 जी की बात करें, जी से जीविका, कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए, कोई छोटा मोटा व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, जीविका चला सकता है, ये दी गई है। आगे देखिए, इससे आगे वाला क्लास जो होगा वो अनुच्छेद 20 कहता है। क्या अनुच्छेद 20 की हम बात करें तो अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। यानी कहने का मतलब यह है बाबू कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, जब वो सिद्ध हो जाएगा तब न्यायालय उसे दंड देगा। सिद्ध होने से पहले उसे संरक्षण मतलब उसे बचाव दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपराध कोई व्यक्ति का दिया कि अपराधी है उसको मार दिया जाए, नहीं नहीं। न्यायालय कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपराध है या नहीं, अपराध जब तक वह उस पर सिद्ध नहीं हो सकता है उसे आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। उस व्यक्ति को 3 प्रकार से संरक्षण हमारे संविधान में दिया गया है। 3 प्रकार की जो संरक्षण की चर्चा की गई है, वो पहला संरक्षण मतलब बचाव क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसे एक ही बार सजा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसे बार बार सजा दी जाएगी। दूसरा क्या कहता है? अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति अपराध जिस समय कर रहा है उसी समय के अनुसार से जो कानून होगा उसी के तहत सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं, कानून समय समय पर बदलते रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बाद वाले कानून के तहत उसे सजा सुनाएंगे। नहीं, जिस समय चोरी हुआ था या जिस समय वो अपराध किया था उसी के तहत उसी सजा सुनाई जाएगी। तीसरा क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद चेंज हो जाता है। हम बात करें तीसरी की, तो तीसरा में क्या लिखा हुआ है? किसी भी व्यक्ति को उसको ऐसा बाध्य मत करिए कि वो मजबूर होकर के गलती ना भी किया हो, न्यायालय में जज के सामने वो गच लेके हम ही किए हैं,
तो जज पूछता है कि किसी भी व्यक्ति पर स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए कोई दबाव तो नहीं ना बना रहा है, कोई मजबूर तो नहीं ना कर रहा है। ये स्वतंत्रता है उस अपराधी या उस व्यक्ति को। तो ये बात समझ में आई। आज हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।